अमीश देव का चुनावी तापमान अब आसमान छू रहा है। बिहार में बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राजद पिछले 2 दशकों में कोई चुनाव नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस 35 साल से बिहार में राजद की पिछलग्गू बनी हुई है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को एक बिहारी ही चला सकता है, कोई बाहरी नहीं। इसलिए ओवैसी ने भी कांग्रेस आरजेडी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि इस गठबंधन में मुस्लिम समाज से किसी को डिप्टी सीएम का फेस नहीं बनाया, क्योंकि ये मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। आज जनता जनार्दन के बीच इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी ये सबसे बड़ी चर्चा। स्वागत है आपका आज की सबसे बड़ी, सबसे धाकड़, सबसे गर्दा उड़ाने वाली पॉलिटिकल डिबेट पर, बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी चर्चा में आपका अभिनंदन है। भारत माता की मोदी। पहले चरण से ठीक पहले बिहार की लड़ाई में ज़बानी शोले बरसने लगे। वार पलटवार बताता है कि लड़ाई जोरदार होने वाली है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। उनकी आदत है ऐसी बातें करना। कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसी भाषा उपयोग किया या ऐसा ही बोलते रहते? 56 इंच की छाती और डरपोक है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी। गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। जलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे। उनको रसोईया होना चाहिए था। नेतागिरी में कहाँ आ गए? भाइयों बहनों, लालू जी, राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना। ना बिहार में सीएम का पद खाली है, यहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। ये राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया था। सबसे बड़ा शो हो रहा था, लेकिन उस शो में चुनावी दूल्हा ही नहीं थे, क्योंकि वो भी जान गए हैं कि अब बीजेपी वाले उन पर माला नहीं डालेंगे। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलना है। ब्यूरोक्रेट को अपने आप को मुख्यमंत्री से बड़ा पावर समझ के काम कर रहे हैं। उनको मालूम है नीतीश जी जो है अस्वस्थ हो चुके हैं, किसी को डांट नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता।
याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती है, असदुद्दीन ओवैसी भी उसी तरह का नैरेटिव सेट करके बिहार की राजनीति में मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं। 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और ये बयानबाजी बता रही है कि जीत के लिए जोर आजमाइश जबरदस्त होने जा रही है। मेरे साथ तमाम प्रवक्ता नेता मौजूद हैं, एक्सपर्ट मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए प्रदीप भंडारी का, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीरज मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, शोएब जमाई नेता एआईएमएम और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतीश केसिंग वरिष्ठ पत्रकार, एके वाजपेयी एनडीए के घटक दल महासचिव एलजेपी। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के नेता और सीनियर लीडर। आप तमाम लोगों का स्वागत है। चलिए अब रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। ये एक नया राउंड है और एक एक लाइन में या एक एक शब्द में जवाब देना है। एक लाइन के बाद आपका वाक्य कट जाएगा, एक लाइन में जवाब देना है। आप सबको क्लियर है तो थम्स अप करिए। थैंक यू सर। ओके, पहला सवाल प्रदीप भंडारी आपसे। विपक्ष का चेहरा, सीएम चेहरा तेजस्वी, एनडीए का सीएम फेस कौन? हमारे नेतृत्व नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। बिहार में असली वोट कटवा कौन, प्रशांत किशोर या ओवैसी? दोनों की जमानत जब्त होने वाली। दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। मैं रुक करता हूं सीधा राजकुमार भाटी का। 80-20 विपक्ष की जाति वाली राजनीति का तोड़ बना, हाँ या नहीं? विपक्ष की जाति वाली राजनीति नहीं है, न्याय वाली राजनीति। ओके, बिहार में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, यह गठबंधन की कमजोरी है या मजबूती है? गठबंधन हर तरीके से मजबूत है, गठबंधन सरकार बनाने। ठीक है। नीरज मिश्रा, अगली बारी आपकी। पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर राहुल का अपमान है या राहुल का सम्मान? हमारे गठबंधन के सीएम के दावेदार तेजस्वी जी हैं, वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, हमारे सीएम डेजिग्नेट। मेरा सवाल है, मैंने सुन लिया आपका सवाल। पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर राहुल का अपमान है या राहुल गांधी का सम्मान? हमारे गठबंधन की एकजुटता का वो सम्मान दिखाता है। बहुत बढ़िया है, वो बिल्कुल है। तेजस्वी अपनी अकेली तस्वीर दिखा के सम्मान दिखा रहे हैं, एकजुटता है, इसको मैसेज है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का कम सीटों पर चुनाव लड़ना मजबूरी है या मजबूती है? ये गठबंधन की मजबूती है, जहां सबको कांग्रेस की मजबूरी है। सबके साथ चलने के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाए। आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, मैं फिर रुक करता हूं। अब शोएब जमाई का, एनडीए और विपक्षी गठबंधन में से ज्यादा सेकुलर कौन है? देखिए, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा सोनम बेवफा नहीं, तेजस्वी बेवफा। ओके, मतलब गठबंधन, महागठबंधन बेवफा है। हैदराबाद में जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन एआईएम की मजबूरी है या हाँ या नहीं? इसी से पता चलता है कि हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा क्या है। जो बी टीम कहते हैं उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है। एक के बाद पे अगली बारी आपकी है। एनडीए जीती तो नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे, हाँ या नहीं? जी। चलिए, बिहार में अगला सवाल, पलटी मारने पर बार बार सफाई जरूरी है नीतीश कुमार की या मजबूरी है? नो कमेंट्स। और नो कमेंट्स, अच्छा, इस पे कुछ नहीं कहना चाहते। नो कमेंट्स। आपने नो कमेंट्स बोला तो अगला सवाल, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए, हाँ या ना? ये व्यक्तिगत राय है, पार्टी के हर वर्कर की राय है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है। ओके, चलिए सतीश केसिंग, आखिरी और आपकी बारी है। बिहार में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आई है, हाँ या नहीं? बिल्कुल, जितना हल्ला मचाया उसके बाद तो फिर छोटी हो ही गई। जी, अच्छा जवाब। कांग्रेस को मजबूरी में तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार मानना पड़ा, हाँ या ना? जो भी मानना पड़ा मजबूरी में, लेकिन ये एनडीए पर हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम है, ये आपको लगता है? ओके, प्रदीप भंडारी, क्या तेजस्वी के ऐलान ने गेम को बदल दिया या फिर आप मुसलमानों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं? अमीश जी, तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद हम ये सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारी सीटें भी बढ़ेंगी
वोट भी बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लालू परिवार की लेगेसी को आगे ले जाने वाले हैं और वो जंगल राज की लेगेसी है। ये देखिए शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, जिसके समर्थक कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो वो सिवान और बिहार को जला देंगे। ऐसे लोगों को अगर आप वोट देना चाहते हैं तो वापस से जंगल राज की स्थिति में जाना चाहते हैं। बिहार का युवा जानता है उसको जंगल राज नहीं, सुशासन वाले 14% ग्रोथ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहिए। इसीलिए इनके ऐलान के बाद सीटें भी बढ़ेंगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमीश जी, मैं सीधा रुख करता हूं राजकुमार भाटी का। राजकुमार भाटी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया और कहा कि बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार लालू यादव का परिवार है, और सीधे तौर पे बोला है कि विपक्षी तो जननायक की भी उपाधि चोरी करने में लगे हैं। कोई मुझे ये बता दे कि अब से पहले मोदी जी के नाम मुंह से कर्पूरी ठाकुर का नाम कब सुना गया था? कर्पूरी ठाकुर इस देश के गरीब, पिछड़ों, दलितों के नेता माने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू किया था, और जब आरक्षण लागू किया था बिहार में, तब इन्हीं की पार्टी जो जनसंघ होती थी उस समय, आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने नारे लगाए थे भद्दे भद्दे, कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, उस तरह लेके बाल बनाओ। ये इनकी सोच पिछड़े और दलितों के प्रति है। जिनका सहयोग आप कर रहे हैं वो भी तो कहते थे भूरा बाल साफ करो, जिनका सहयोग आप कर रहे हैं। माननीय लालू यादव जी ने कभी ये शब्द नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं, भूरा बाल साफ करो। ये उनके एक मंत्री ने सफाई दी थी एक मीटिंग में कि बीजेपी के लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, और उसी की क्लिप काटकर बीजेपी ने चला दी। लालू यादव ने अपने मुंह से कभी ये नहीं बोला कि भूरा बाल साफ करो। ये फर्जी आरोप है उनके ऊपर। और ये नहीं, जो लोग जी आप बोलिए, लालू यादव की सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनसे चिढ़ते हैं, वो लालू यादव के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आपने कहा सबसे भ्रष्ट परिवार का आरोप तो सिद्ध हुआ लालू यादव। आपने कहा सबसे नहीं, आरोप तो तब सिद्ध होंगे अगर मोदी जी के कई कामों के हम जांच की मांग कर रहे हैं। अरे पर कन्विक्शन मोदी के राज में नहीं हुआ, लालू यादव का कन्विक्शन मोदी के राज से पहले हो गया। मेरी बात तो सुना, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड है, जैसे पीएम केयर फंड है, जैसे राफेल का सौदा है, अगर इनकी कोई जांच करेगा तो ये लोग भी जेल जाएंगे। लेकिन जांच कौन करेगा? जब हमारी सरकार आएगी तब जांच होगी। अमीश जी, इन्होंने बोला महान कर्पूरी ठाकुर जी की बात हमने कब करी? भारत रत्न महान कर्पूरी ठाकुर जी को देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ना कि कांग्रेस पार्टी। और ये पहली बात। दूसरी बात, 2 बार कर्पूरी ठाकुर जी चीफ मिनिस्टर बने थे, दोनों बार जनसंघ ने समर्थन करा था। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं, ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है जो जननायक राहुल गांधी को कहती है, तो कांग्रेस बता दे जननायक बिहार का सिर्फ एक ही है, महान कर्पूरी ठाकुर जी। क्या राहुल गांधी जननायक है कि कर्पूरी ठाकुर जी है? क्या राहुल गांधी जननायक है या कर्पूरी ठाकुर जननायक है? देखिए ना, जननायक कौन है मैं आपको बता देता हूं। जिन्होंने बिहार के अंदर 26% आरक्षण की बात की थी, उस बात जो इनको पसंद नहीं आई तो अप्रैल 1989 में उनकी सरकार को गिरा दिया। उन कर्पूरी ठाकुर जी को तो जननायक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन जब हमने कास्ट सर्वे कराया और उसके बाद हमने भाई साहब, मैं सवाल बड़ा सरल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कर्पूरी ठाकुर जी जननायक है, राहुल गांधी जननायक है? जवाब दीजिए ना। अमीश जी, आप जलेबी बना रहे हैं, राहुल जी बड़ी सुंदर जलेबी बना रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने वाले राहुल गांधी भी उन्हीं की तरह जननायक है। जननायक है उन्हीं की तरह, बिल्कुल है। ये बड़ा है के अंदर राहुल गांधी कर्पूरी ठाकुर की तरह जननायक है। जवाब रुकिए, प्रदीप भंडारी का जवाब जरूरी है, AK वाजपेयी का जवाब जरूरी है। ये बिहार का अपमान है अमीश जी। बिहार का जननायक सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर थे। कोई भी किसी के आदर्श पे चले, जननायक सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जी थे। और एक 10 सेकंड बाद कंप्लीट करूंगा। लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर जी, महान कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर किया था, उसके साथ अलायंस क्यों किया? अगर वो ऐसे आदर्श पे चले, गांधी के विचारों पर जो लोग चले वो राष्ट्रपिता हो जाएंगे? बताइए, जो गांधी के विचारों पर चलेगा, यहां सब लोग गांधी के विचारों पर चलने को तैयार हैं, सब राष्ट्रपिता हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर राहुल गांधी चल रहे हैं, इसलिए वो भी जननायक ना। आप बताइए, वॉक द टॉक करते हैं। हमने जब कास्ट सर्वे कराया, हमने 65% आरक्षण की बात की, हमने उसको 9 शेड्यूल में लाने की बात की, लेकिन जैसे जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात इनको राहुल गांधी भी जननायक है, राहुल गांधी की बात भी पसंद नहीं है। आज देश में दलित पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी की बात पे 5 ही सेकंड लूंगा। एक के बात पे बोलने पहले, फिर ओके बात पे जननायक हो गए राहुल गांधी, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप गलत गठबंधन के साथ चले गए। इसी को कहते हैं सेल्फ गोल। ये सेल्फ गोल है। कहां जननायक कर्पूरी ठाकुर और कहां राहुल गांधी?
कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी ने कर दिया है जो उनके बराबर में आप उनको खड़ा कर देंगे? नीतीश बाबू ने जरूर काम किया है, 65% रिजर्वेशन दिया है उन्होंने। ईबीसी को 25%, ओबीसी को 18%, एससी को 20%, एसटी को 20%। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि मामला हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और हमें उम्मीद है कि वहां से वो क्लियर होके आएगा। तो जननायक राहुल गांधी हो जाएंगे, ये बड़ा हास्यास्पद है। हाँ, एलओपी है, आप उनकी तारीफों के पुल बांधिए, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। बिहार में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए की, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 20 साल से राहुल गांधी में आपको जननायक क्यों नहीं नजर आता? दो को एक काम ये बता दे मुझको, राहुल गांधी का कौन सा ऐसा काम राजकुमार किया? भाटी बताएंगे? नहीं, राजकुमार भाटी भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन हम उनकी बात से सहमत हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सवाल बिहार का है। राजकुमार भाटी, बिहार के लिए या देश के लिए क्या किया? मेरा सवाल तो ये है, जब ये दूसरा चाणक्य बना सकते हैं, जब दूसरा लौह पुरुष बना सकते हैं, तो दूसरा जननायक क्यों नहीं हो सकता? कोई जरूरी है जननायक एक ही हो? जननायक 4 भी हो सकते हैं। जिसके अंदर योग्यता है, जो जनता की बात कर रहा है, वो जननायक है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है। इतिहास लिखना पड़ेगा। राहुल गांधी अकेले व्यक्ति हैं इस देश के जिन्होंने 2000 किलोमीटर पद यात्रा की है। काम करके कोई खाली से क्या जननायक हो जाएंगे? क्या आप इतना समझदार? एक सेकेंड शोएब जमाई, राहुल गांधी जननायक हैं आपकी राय के अंदर? देखिए, अगर विधायक तोड़ के और बेईमानी करके चुनाव जीतने से जैसे कोई चाणक्य नहीं हो जाता, चाणक्य ओरिजिनल थे, वो ओरिजिनल रहेंगे, वैसे ही जननायक बनने के लिए बड़े आंदोलन और देश में एक बड़े लेवल पर परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि किसी किस्म का अपमान है, बल्कि कांग्रेस के समर्थक मोहब्बत में कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी की सीरियसनेस नहीं है। अगर आपके पास लॉजिक है, तथ्य, तो जवाब दे दीजिए कि इतना बड़ा चुनाव है, राहुल गांधी जी नॉन सीरियस होकर क्यों घूम रहे हैं? अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो। अमीश जी देखिए, बहुत छोटी सी जवाब मैं इनकी बात पे भी जवाब देता हूं, वाजपेयी जी की बात पे भी इनकी बात का जवाब पहली बात तो ये, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी ने क्या किया है कि वो जननायक हो जाएंगे। इस देश में जब जब कोई काला कानून आता है तो देश की जनता के साथ खड़ा हुआ वो राहुल गांधी दिखता है, उसके बाद बाकी लोग लाइन में आते हैं। इस देश के अंदर संविधान को बचाने के लिए, देश को सांप्रदायिकता से बचाने के लिए 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की है उस आदमी ने, इसलिए वो जननायक हो जाता है। और जहां तक हमारे भाई कह रहे हैं कि उनका क्या रोल रहा इस चुनाव का, सीरियस नहीं है वो। इनको मेरे ख्याल से चश्मा जो है वो शायद इनको भी नारंगी लग गया है, क्योंकि इनको ये समझ नहीं आया कि जहां से इस चुनाव की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई उस 17 दिन की यात्रा से, वोटर अधिकार, जहां पर वोट चोरी हो रही थी, हमारे दलित मुस्लिम भाइयों के वोट को काटा जा रहा था, और उसकी सबसे पहली आवाज राहुल गांधी ने उठाई। मैं राहुल गांधी जी का चेहरा कांग्रेस से इस्तेमाल किया पूरे बिहार में। आप कहते हैं जी मुसलमान जो है हमें वोट दे ताकि सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। पिछले कई सालों से बिहार में ये बनाया जा रहा है MY समीकरण। MY समीकरण की असल हकीकत अब खुल के आई है। मल्लाह प्लस यादव, मुस्लिम प्लस यादव नहीं, मल्लाह प्लस बेटे को अगर यादव है। सीएम बनाने की बात की तो आपके पेट में बड़ा दर्द हो गया। नहीं, मुझे क्यों पेट में दर्द होगा? क्यों मुसलमानों कहां जाएगा? पिछड़ों के साथ नहीं, मुसलमान कहां जाएगा? क्यों कर रहे हैं? सिर्फ दरी बिछाएगा? आप बिल्कुल नहीं। तो फिर आपने, मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब की तो फिर आप सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं? सामाजिक न्याय वही होगा सामाजिक न्याय कैसे होगा? मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आबादी का अनुपात के हिसाब से कैसे हिस्सेदारी तय होगी? कैसे तय होगी? आप ही कहते थे। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है कि हम आबादी के अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। यह है हिस्सेदारी? ये है क्या? क्या हिस्सेदारी है? बताइए, देखिए, जवाब दीजिए आप इसका। बिहार के अंदर 36% जो आबादी है वो अति पिछड़े समाज की है। उस समाज में से भी जो हाशिए पे मल्लाह कम्युनिटी है, वहां का सन ऑफ मल्लाह जब आगे बढ़कर आता है, अपनी मेहनत से लोगों के बीच में अलग जगाता है, और उस मल्लाह के बेटे को अगर आज हमारा गठबंधन कह रहा है कि मल्लाह समाज का वोटर तो यहाँ इन लोगों को दर्द हो रहा है। हमने तो सीधा कहा, हम तो सबको साथ लेकर समावेशी पार्टी हैं। हम लोग तो दलित, पिछड़े, मुसलमान, अति पिछड़े सबके साथ खड़े। आपसे जानना चाहता हूं, बिहार के चुनाव में ये जो घोषणा करी है डिप्टी सीएम और सीएम की, इसने बवाल मचाया है या सवाल खड़ा करा है? देखिए, पहले तो ये है कि ये घोषणा तो हो गई, चेहरा तो मिल गया, दूल्हा तो मिल गया। यहाँ तो दूसरे तरफ का जो दूल्हा को घोड़ी पर चढ़ा के घोड़ी को ही नीचे से दौड़ा दिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ। घोड़ा दौड़ रहा है, पता नहीं
एक मिनट रुकिए। अगर हो सकता है उसी घोड़े को पकड़ने के लिए AIMIM जैसी पार्टियां दौड़ लगा रही हैं। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं चलता है कि AIMIM जो भी है वो जो भी नहीं है पार्टी है, वो दुल्हन किसकी है पता ही नहीं चलता है। तो भाई आप दुल्हन किसकी है? राहुल गांधी जी को डिफेंड करते हुए दुल्हन की बात मत करें। राहुल गांधी जी अभी कवारे हैं, जब दुल्हन आ जाएगी तो बात कीजिएगा। सतीश के सिंह बोलिए। देखो आपने बताया नहीं आप दुल्हन किसकी हैं। सतीश के सिंह ने पूछा, अभी ये खुद ही तय नहीं कर पाए। अच्छा देखिए आज आप फंसे पड़े हैं। तलाश ये सुनिए, अरे सुनिए, ये पर्दे में दुल्हन है, समझे? दुल्हन अपना जब चेहरा दिखाएगी ना, जब लोगों को तब तक दिखेगा, तब आपको भी पता चल जाएगा कौन कहां जा रहा है, क्यों जाता है और कब जाता है और फिर लौट आता है। आज आपको रगड़ने के मूड में है ये लोग। सुनिए, हैदराबाद में अभी जुबली हिल्स में एक कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है। उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट को MIM ने सपोर्ट किया, बल्कि उनके नॉमिनेशन में भी ओवैसी साहब। अच्छा, आप कांग्रेस की दुल्हन है? सुनिए, मौजूद रहे। मेरे को ये बताइए, निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? बार बार निकाह करने का ऑफर कौन दे रहा है? आप लोग दे रहे हैं भाई, हम कहां दे रहे हैं? आपने तो बोला खुला कि राजद करने का ऑफर तो यही दे रहे हैं। आपने राजद और निकाह करने का ऑफर यही दे रहे हैं कि हम इस स्वयंवर में आना चाहते हैं। अमीश भाई देखिए ना, हैदराबाद के जुबली चुनाव का जिक्र कर दिया। जब हैदराबाद में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, वहां कोसी में जाके किसके लिए काम कर रहे हैं पूछ लीजिए। ये इनको समझ में नहीं आता। अरे भाई, हैदराबाद में आपके मुख्यमंत्री जो है MIM पार्टी के बगैर एक कदम नहीं चलते। आप यहाँ से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में, यहाँ से गले में हाथ डाल के आप यहाँ से बातें करते हैं, और फिर यहाँ बिहार में कहते हैं कि जी ये तो बी टीम है। अरे भाई, तो बी टीम है तो तुम यहाँ से तेलंगाना में क्यों साथ हो? अरे आप किसकी बी टीम है, किसकी? मतलब मैं कमाल की बात। अरे किसी की तो टीम है आप, ये तो बात पक्का है। मतलब मैं जवाब दे रहा हूँ, किसकी टीम है मैं बता रहा हूँ। सारे निशाने आज आप ही की तरफ है। हम टीम है देश के पिछड़े समाज के लोगों का, जो वॉइसलेस हैं, जिनको सिर्फ आज तक राजनीतिक मनसब के लिए इस्तेमाल किया गया। उन मुस्लिम समाज के लोगों की आवाज है जिनको सिर्फ दरी उठाने के लिए, झंडा उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया और राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा गया। हम उनके यहां से असल में खेवनहार हैं, हम उनके लिए यहां से राजनीति कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को और राष्ट्रीय जनता दल को मुसलमानों के तिरस्कार का इतना ही शौक है तो कह दें कि ये मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है, कह दें कि मुस्लिम समाज के राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत नहीं है। बता देना, ये बोल के ही तो खा रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हो, ये बोल के खाते हैं। जब ये कहते हैं कि इनको दरी बिछाने का काम है, जब ये तेलंगाना में रहे, ये क्या नाम था उनका, KCR, वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अरे उनके साथ इतना लगे रहे, वहीं ले लेते डिप्टी चीफ मिनिस्टर, यही वहीं कुछ ले लेते। ये पता नहीं पंडुबी की तरह कहां से कहां चले जाते हैं और दूसरे जगह बवाल काटे। 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछा रहा है। ये शौकत अली है जो AIM के यूपी के चीफ है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमान को दरी बिछाने के लिए सपा और RJD ने रखा हुआ है। शोएब भाई साहब ने पूछा कि आप किसकी टीम हो, उन्होंने कहा हम पिछड़े वर्ग की टीम है, पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब एक महापिछड़े व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री घोषित किया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द है, ये कैसी पिछड़े वर्ग की टीम है? दूसरी बात, हम इन्हें बीजेपी की बी टीम क्यों कहते हैं? अभी तक की डिबेट में उन्होंने जो निशाना साधा है राहुल गांधी के ऊपर साधा है, मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, तो इन्हें किसकी टीम माना जाए? उनकी तीसरी बात, ये हम इन्हें और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू इसलिए कहते हैं कि ये हिंदुओं को ऐसे कह के भड़काते हैं कि विपक्ष ने सारा काम मुसलमानों के लिए किया है, और वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि इन्होंने, विपक्ष की पार्टियों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। अब कौन से की बात सच है? या तो ये झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है प्रदीप भंडारी, अगर ये हमारी बी टीम होती तो भाई काहे बिहार के अंदर कांग्रेस के साथ में अलायंस करने के लिए गए? कांग्रेस से अलायंस कर लो, कांग्रेस से अलायंस करे। जब कांग्रेस की सरकार थी अमीश जी केंद्र के अंदर, काहे इन्होंने समर्थन दिया? काहे असदुद्दीन ओवैसी रेवंत रेड्डी के लिए पूरी की पूरी तारीफ कर रहे हैं? ए टीम ये, बी टीम ये, इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पड़ी है, हमें देश के और गरीब की पड़ी है और बिहार के पिछड़ों की पड़ी है। और ऐसे सतीश जी मनोहर बोलना चाहता हूं भाई, मनोहर कहानियां मत सुनाइए। प्रदीप बीच में 1 मिनट देखिए, 80-20 का नारा
बटोगे तो कटोगे का नारा। क्या गलत है बटोगे तो कटोगे में? रुकिए, बीच में नहीं, रुकिए। आप बीच में अरे ना। सुनने की क्षमता। अरे आप भी तो बोले मुझे। बटोगे तो कटोगे का नारा, तो जो बटे हुए 80-20 का नारा। सुनिए, पिछले 5 में भाषण पूरा का पूरा सुना हूं नीतीश कुमार का, समझे? उसमें कई बार वो कम से कम 8-10 मिनट मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया, वो किया। इन लोग का कुछ पता ही नहीं है ना। बताइए, मुसलमान मुसलमान करते रहते। अरे भाई ये तो बताओ। अरे हम करते हैं, आप वोट बैंक इस्तेमाल करते हो। आप में यही फर्क है। आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बात करते हो, हम सामाजिक उत्थान की बात करते हैं। पहले हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, इसीलिए 80-20 का नारा लगाते हो। तो होगा, इसीलिए वो बटेगा, वो कटेगा, स्वाभाविक है। इसीलिए क्या? अरे भाई अफगानिस्तान में हम बटे कटे, पाकिस्तान में हम बटे कटे, हो या नहीं हो? बटोगे कटोगे के नारे के साथ हो या नहीं हो? अरे एक चीज बताइए सतीश जी, अगर हिंदुस्तानी बटेगा तो कटेगा नहीं। अफगानिस्तान में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, पाकिस्तान में क्या हुआ, कहां क्या नहीं हुआ? हिंदुस्तान के बटने की हिंदुस्तान एक बात तो सतीश के सिंह बिल्कुल स्पष्ट है कि ओबीसी के अंदर क्या सिर्फ यादव ही आते हैं, सवाल पूछा जाएगा। पिछड़ों में सिर्फ क्या यादव ही आते हैं, सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल नहीं आता। और एक ही परिवार आता है, सवाल पूछा जाएगा। चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, क्या एक ही परिवार आता है? अगर यादव है तो वो यूपी में मुलायम सिंह यादव के परिवार से सीएम होगा, बिहार में लालू प्रसाद यादव के परिवार से सीएम होगा। से एक सवाल पूछ देता हूं। अरे अमीश जी, आप ही से सवाल पूछ देता हूं जी। पिछले साल तक पूरे देश में यह नारा लगाया गया भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार द्वारा कि अगर जाति की गणना होगी तो देश में विभाजन जैसी स्थितियां पैदा होती है। ये लोग विभाजनकारी है, एनार्किस्ट है, मार्क्सिस्ट है, अर्बन नक्सल है। अब जब ये गिन रहे हैं तो क्या हो रहा है? अब ये जब गिन रहे हैं तो क्यों गिना? क्यों गिना? अमीश जी, क्या इनकी पार्टी में ओबीसी का गिनती होगा क्या? सबकी गिनती हो रही है। परिवार से आया हुआ यादव अगर नहीं है तो क्या वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है? क्या इनकी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के अलावा कोई दूसरा यादव चेहरा बन सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी के अलावा गांधी वाड्रा परिवार के अलावा कोई चेहरा बन सकता है? नहीं बन सकता। ये ओबीसी की भी बात नहीं करते, सिर्फ परिवारवादी है ना, ये यादव की बात करते हैं। अमीश जी एक सेकंड, सवाल किया कि बिहार और यूपी में ओबीसी में यादव ही क्यों आ गए? वो इसलिए आगे है क्योंकि इनकी सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, इनकी घोर जातिवादी नीतियों के खिलाफ, इनके अन्याय के खिलाफ सबसे मुखर होकर यादव लड़ता है। सबसे ज्यादा उसका जो नुकसान उठाता है वो यादव उठाता है, सबसे ज्यादा मुकदमे यादव झेलता है। इसलिए नेतृत्व भी उनमें से निकल के आ रहा है और संख्या भी उनकी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 9% यादव है। राजकुमार भाटी, मेरा काउंटर क्वेश्चन है इसमें, नेतृत्व क्या लालू यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है, मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही निकल के आ रहा है? ये सवाल है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो पार्टी बनाए, वो चुनाव लड़े, वो भाषण दे, धरने दे, आंदोलन करे। जो सड़कों पे आएंगे उन्हें जनता नेता मानेगी, जो घरों में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें कैसे नेता मान लेंगे? तो उत्तर प्रदेश में यादव समाज ने सारे गरीब गुरबाओं की, अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ी है। आप ही तो बार बार अपने चैनल पर चिल्ला के कहते हो कि मुलायम सिंह मुसलमानों का बहुत पक्ष लेते थे। मुल्ला मुलायम सिंह कहती थी इनकी पार्टी उन्हें, आज हमसे कह रहे हो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अब आप इस तय कर लो कि आपकी ये बात सही है, शौकत अली कह रहे हैं, पीछे आपके दिखाया मैंने ट्वीट, और आपने जो लॉजिक दिया, आपने बोला कि यही एक परिवार है जो लड़ाई लड़ रहा है, एक तरह से ये मैंने ये नहीं कहा। फिर आप गलत कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप देखिए, सुनिए, आप हमारे खिलाफ माहौल बनाने के लिए ऐसे जुमले मत बोलिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने कहा हर आदमी आजाद है, कोई भी किसी को रोक रहा है? अगर जनता बैठ के टीवी देख रही है, यही बोला ना आपने, जनता बैठ के टीवी देख रही है तो वो कैसे नेतृत्व कर लेंगे? फिर आपने बोली ये बात, फिर गलत पेश कर रहे हो आप। बोली कि नहीं बोली? आप फिर गलत पेश कर रहे हो आप। किसने सुनी बताइए, किसने सुनी ये बात? अमीश जी, बहुत ही खतरनाक खेल है ये। नहीं, खतरनाक नहीं, बिल्कुल जेन्युइन खेल है। खतरनाक खेल। क्यों खतरनाक? सुनिए, हाँ नहीं, अब उधर ही बैठिए। मेरा वाक्य क्या था पहले ही सुनिए। हाँ बोलिए। मैं भी इन बच्चों से ही पूछूंगा, क्या मैंने ऐसे ही कहा था या ऐसे कहा था? मैंने कहा था जो सड़कों पर लड़ते हैं, जो आंदोलन करते हैं, वो नेता बनते हैं। जो घर में बैठे टीवी देख रहे हैं उन्हें नेता कौन बना देगा? तो सिर्फ तेजस्वी यादव का परिवार लड़ रहा है। जनता टीवी देख रही है। आपने बोला आपने जनता पे ले आए। मेरा काउंटर सवाल है। गलत तरीका। मेरा सवाल वही खड़ा है, क्या तेजस्वी यादव का परिवार ही सिर्फ लड़ रहा है और बाकी कोई नहीं लड़ रहा? सड़कों की अगर बात है तो
कमाल की बात है। ओके, ये कितना बड़ा अपमान है यादव समाज का, क्या बाकी के नहीं इनको मिल रहा है? कैसी बात कर रही है? मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमने बनाया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हमने बनाया, ये क्या कह रहे हैं? क्या लालू यादव का बेटा ही लड़ सकता है? क्या लालू यादव का पुत्री लड़ सकती है? क्या अखिलेश यादव सिर्फ उनका पूरा परिवार लड़ सकता है? बेटा बेटी चाचा चाची साला साली सब परिवार से टिकट दे दो, इनमें से बच्चे को टिकट नहीं देंगे। बीजेपी का प्रवक्ता क्यों नहीं बन सकता? मेरा नाम पिता राजनीति में, मेरी माता जी राजनीति में, ये भारतीय जनता पार्टी बिना परिवारवादी को मौका देते हैं, आपके जैसे नहीं है। भंडारी का नाम बता दे, क्यों? हमारे फाउंडिंग जो है वो भंडारी थे। यही भंडारी क्यों बनाया? जवाब दो इस बात का। आपने जो बोला वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में, और बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट है वो स्टेटमेंट। और देश की जनता इसको नोट करे पॉइंट को कि क्या सोच है, ये सोच जानी चाहिए जनता जनार्दन के बीच, क्योंकि जो बोला गया वैसे का वैसे ही जाएगा। ओके बोलिए। मैं अचंभित हूं, ये क्या कह रहे हैं? क्या लालू यादव का अगर कोई बेटा नहीं होगा तो चेहरा नहीं बन सकता, लड़ नहीं सकता राजनीति में आने के लिए? क्या अखिलेश यादव का कोई नहीं हो सकता? क्या हो गया है? चला गया है, ये चला गया है, ये चला गया है। जब आपके यहां एक परिवार से नेतृत्व निकलता है, बीजेपी ने भी यादव को बनाया, मोहनलाल यादव सीएम है, भूपेंद्र यादव केंद्र में मंत्री हैं, वो कोई उनकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मेरा फिर यही सवाल है कि यह मानना कि एक ही परिवार का राज होगा, ये क्या वाकई मुद्दा जनता के बीच में नहीं जाता है? क्योंकि हम बॉलीवुड में बात करते हैं नेपोटिज्म की, नेपो किड्स की, क्या राजनीति में नेपो किड्स की बात नहीं होनी चाहिए? नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, देखिए ये सब हमारे सामने है, इसलिए ये करना कि ये मुद्दा ही नहीं होगा, ये गलत होगा सोचना। अगर एक सवाल का जवाब मेरे का आप और ये दोनों देते हैं तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक पीठ है, गोरखनाथ पीठ, गोरखपुर में, जो बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। उसके महंत थे महंत अवैधनाथ। बिल्कुल। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट जी। वो उत्तराखंड से आए थे। उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट आ गए उनके पास, उन्होंने अपने भतीजे को योगी आदित्यनाथ बना के उस पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। तो उन्हें अपने भतीजे के अलावा कोई और नहीं मिला था पूरे देश में, और वही उनकी जगह सांसद बने और आज मुख्यमंत्री हैं। तो ये परिवारवाद है नहीं? ये परिवारवाद है या नहीं है? कितना बड़ा जवाब दें मुझे आप। इससे इनके मन में हिंदुओं के प्रति घृणा दिखती है। अरे किसी ने दीक्षा ली है, साधना करी है, तपस्या करी है, तब जाके वो संत बने, तब जाके वो योगी आदित्यनाथ जी महंत बने। ऐसे नहीं होता। क्या बात कर रहे हो आप? ये आप इसी ये सोच है, यही सोच है समाजवादी पार्टी की, जो कहती थी कि भाई वो बुलडोजर गोरखपुर मठ की तरफ कर देंगे, ये इनकी सोच है। इतनी मठाधीशों से नफरत है। ओके, चर्चा को अपने परिवारवाद को लेकर करने के लिए। इसी विषय पे बोल रहा हूँ जी। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन दे दो, ये भंडारी जी जवाब देते हैं। दिया मैंने अपने भतीजे को आपने पूछा भंडारी कोई और नेता बताइए। मुझे याद में आता है कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता रमेश भंडारी कांग्रेस के पूर्व नेता हुए, राज्यपाल भी हुए उत्तर प्रदेश के। ओके बोलिए। मैं एक लाइन बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चाल चरित चेहरा था, लेकिन जो ये बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इनका नाम वहां रहना चाहिए, एनडीए नहीं, वो उनको नेशनल परिवार अलायंस नाम रखना चाहिए। ये पासवान जी, रामविलास जी के बेटे, और मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये परिवार वाले नहीं है तो और क्या है ये? अब मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं इधर जा ही नहीं रहा हूं। इनको मिलते कौन? सिंधिया जी, मिला लो बीजेपी में। इनको मिलते हैं कौन? ये आरपीएन सिंह, मिला लो बीजेपी में, है कि नहीं? ऐसे ही परिवार वाले और ये प्रिंस के लोग मिलते हैं जो बीजेपी में आते हैं। तो इनका चाल चरित्र चेहरा अलग कैसे है? एक के बाद भाई सारे स्टूडेंट लोग बैठे हैं, समझदार बच्चे हैं, इनको सीखना है। पिता के बाद, मृत्यु के बाद बेटा ही उसका हकदार होता है। इन्हें समझाओ, इन्हें समझाओ ये बात। आप फंस गए। बच्चों को समझने दो। मैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को नहीं कहता हूं। सवाल बेटी नहीं होगी हकदार, बेटा ही होगा। बोला कि बेटा होगा, आपने बोला बेटा होगा, आपने बोला बेटा होगा, पर बेटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अपने शब्द को वापस लीजिए आप। ये पितृ सत्ता है। अरे सारी बेटियां खड़ी हो जाएंगी यहाँ पर, फंस जाएंगे आप। जिताएगी
तो वो एमपी एमएलए बनेगा या बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो इसलिए कृपया करके इस बहस को यहीं खत्म करिए। बिहार पे आइए, बिहार पे आइए। मजबूरी को समझ रहा हूँ, बिहार मैं पे आपकी मजबूरी को नहीं, समझ रहा कोई हूँ, मजबूरी पूरी तरह नहीं, से। कोई मजबूरी। हमारे चिराग पासवान की पिता के मृत्यु बाद पार्टी भी तोड़ दी, घर से सामान में बाहर फेंक दिया। किसने? और उस किसने तोड़ा? कोर्ट ने, किसने तोड़ा? कोर्ट ने फेंका। मैं तो अरे भैया अरे मैं तो किसने गवाह तोड़ा? हूँ। अरे अरे भैया एक साल तक, एक सेकेंड, किसने तोड़ा? अरे वो जवाब दे रहा हूँ। एक साल तक कोई भी एमपी का मिनिस्टर का बंगला होता है वो 1 साल तक रह सकता है, उसके बाद नहीं रह सकते। हमने उनसे कहा हमें 3 महीने और दे दीजिए, एक साल के बाद। वो हमको मिले नहीं, हम कोर्ट गए, कोर्ट ने हमारी खारिज कर दी पिटीशन। उसके बाद सामान हमारा बाहर आ गया। हम किसी को क्या लांछन देंगे? लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल बिहार जी आपकी तरफ है, सवाल बिहार का है, सवाल बिहार पे क्या बात कर रहे हैं आप? ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव, ये हमारे हनुमान है, कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई एक सेकंड, आप दोनों आगे आइए, आप दोनों आगे निकल के आइए अपनी अपनी जगह पे। अरे एक सेकंड, अच्छा ये सामान, एक सेकंड, हम इस दर्द में, इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। बीजेपी ने आपके साथ जो अरे अन्याय किया वो बहुत गलत है। सबसे ज्यादा इनके साथ थे एक सेकंड। अच्छा आज तो भेद खोल दीजिए। ये चिराग पासवान के घर का सामान किसने बाहर करवाया था? सरकार किसकी थी? पासवान के घर का सामान उनके चाचा ने फिकवाया था। एक सेकंड, चाचा ने अगर पीठ में छुरा घोंप दिया, हम किसको आरोप लगाएंगे? किस पे करेंगे? चाचा को भड़काया किसने? अब ये कैसी बातें हैं? हमारे परिवार के चाचा ने, तुम्हारे चाचा को किसने किया था? ये शिवपाल यादव ने क्या किया था? अखिलेश ने क्या किया था? अखिलेश यादव ने अपने पिता को खरीदा था। अब हम आपके चचा जान को और इनके चचा जान को छोड़ते हैं, शोहेब चचा के पास चलते हैं। जी ठीक है, उनके पास चलते हैं। बाप बेटा भतीजा पता नहीं कितने पुस्तक पार्टी है जिसके अंदर आप नहीं बता सकते अगला अध्यक्ष कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ना पिताजी ना माताजी राजनीति के अंदर आज जो देश के सबसे पॉपुलर। अरे आप क्यों जोश में आ रहे हैं? कोई भी सिर्फ बीजेपी के अंदर जो सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं, ये बीजेपी है। बोलने से नहीं होता। मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो कहते हैं हाई कमांड डिसाइड करेगा, जो कहते हैं राहुल गांधी सोनिया गांधी डिसाइड करेगी। संघर्ष करके ब्लॉक अध्यक्ष से। ओके ऑडियंस के सवाल ओके सवाल कई लोगों के सवाल है। मेरा सवाल ये कि बीजेपी ने नाता दे दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बाद में बेटियों को घर बिठा के बर्तन धुलवाओ, क्या ये सच है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। प्रदीप भंडारी, आप शायद से तथ्यात्मक रूप से नहीं जानते होंगे, बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां पे बेटियां सबसे ज्यादा वर्कफोर्स के अंदर है। पुलिस में सबसे ज्यादा भर्तियां अगर बेटियों की कहीं है बिहार के अंदर है। किसान खेती के अंदर सबसे ज्यादा काम अगर कहीं बेटियां कर रही है बिहार के अंदर कर रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर कहीं कर रही है बेटियां बिहार के अंदर कर रही है। आपने हमारे सामान फेंकने का इतना बड़ा भारी इशू बनाया। मेनका गांधी का जब सामान फेंका गया था सोनिया गांधी द्वारा, वो बात आप भूल गए क्या? तो ये कांग्रेस तो ये करती है, उसको भी याद रखना चाहिए। उसको मेनका गांधी का और वरुण गांधी छोटे थे तब सड़क पे सामान पड़ा रहा था, तो कांग्रेस किस मुंह से ये बातें कर रही है? अपमान करते हैं, अपमान करते हैं। ये इन्होंने अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है। बाबा साहब को कभी इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। उनका तैल चित्र तक पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कह रहे हैं सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। ये हकीकत है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। ये उस वक्त के लोगों ने देखा है, ये चीजें सब अखबारों में छपी हुई थी चीजें, उसको ये डिनाई थोड़ी कर सकते। सतीश के सिंह, क्या प्रधानमंत्री ने सीताराम केसरी को कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया? वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, वो कांग्रेस के हुकूमत को चैलेंज कर रहे थे, इसलिए और अगर दुर्व्यवहार हुआ। आपने एक पक्ष बताया, दूसरा पक्ष बताइए निकाला कैसे गया? निकाला गया क्या? अरे भाई सतीश जी देखिए, अब इसमें आइए आप आइए, बुला रहा हूं। हाँ बताइए कैसे निकाला गया था? देखिए निकाला गया था, मैंने कहा कि दुर्व्यवहार हुआ। क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ? आप ये बताइए, अडवाणी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ? क्या अडवाणी को पकड़ा गया? नहीं, निकाला दिया गया। नहीं, क्यों नहीं? अरे उनके जनक हैं अडवाणी जी को देना चाहिए था। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ? बताइए आप, क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि वो चूंकि चैलेंजर बन रहे थे यही पुराना किला रोड से, तो ये मामला अनबन हुआ। वैसे तो नरसिम्हा राव के साथ भी हुआ था। चैलेंजर किसके लिए थे? गांधी परिवार के लिए? यस थे। ओके, हाँ थे, ये बिल्कुल थे, इसलिए हुआ।
देवगौड़ा कैसे पकड़ के निकाला गया था? ये सामने बैठे मैं आपको बता रहा हूं, सीताराम केसरी को एक बुजुर्ग आदमी को धक्के मार के निकाला गया था। एक बात और सुन लीजिए, धक्के मार के निकाला गया था। सुनिए, अरे आप सुनिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीताराम केसरी की धोती खोली थी, यही फैक्ट है, ये हर तरफ का था। अमीश जी आप चेक करवा लीजिए, सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाना था, सीताराम केसरी की धोती खोली थी, दलित का पान किया था, हमेशा ऐसे ही करते हैं, यही नैरेटिव है। जी बाबा साहब एक सेकंड, सबसे पहले एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपना दलित अध्यक्ष बनाया तो सीताराम और कांग्रेस पार्टी अपमानित कर दिया, जैसे गांधी वाड्रा परिवार के ऊपर बने। आप दलितों को इनके अंदर नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बंगारू लक्ष्मण, सुनिए ना बंगारू लक्ष्मण इनके यहाँ एक दलित अध्यक्ष बने, उनकी क्या स्थिति हुई? वो क्या पैसे लेते हुए पकड़े गए थे कैमरे पे? लोगों ने तो ये कहा इनके नेताओं ने ऑपरेशन कराया। तो वक्त है ब्रेक। वेलकम बैक, एक बार फिर स्वागत है आपका बेहद खास एडिशन में। कौन कौन सवाल पूछा जाता है अपना हाथ खड़ा करें, उनका सवाल लेंगे। ओके, क्या सवाल है आपका? सर मेरा उन सर से सवाल है कि उन्होंने बोला कि पहले हम अभी तो हमने एक के डिप्टी सीएम अलाउ किया है, फिर हम और करेंगे, ऐसे ही झूठे झूठे हमारे वादे करेंगे और फिर बाद में सोचेंगे कि हमें कौन से अलाउ करने कौन से नहीं। कौन सर? वो कह रहा है कि देखिए ये झूठा वादा फिर करेंगे, अभी हम और मुसलमान डिप्टी सीएम को भी लेके आएंगे, एक और डिप्टी सीएम भी लेके आएंगे, तो ये वादे झूठे होंगे क्या? अमीश जी, हमने तो अपने जो वादे हैं वो पूरे करके दिखाए हैं। 17 महीने के अंदर जो सरकार बनी थी उस सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी, जो नौकरियों का वादा था वो पूरा किया। नई खेल नीति बनाई हमने, नई टूरिज्म पॉलिसी बनाई हमने, बिहार को वो जो 20 साल का दंश वो झेल रहा था उससे बाहर निकालने का वादा किया था, उसे पूरा किया। मुसलमान समाज को एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, और एक आपकी पार्टी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा। आप 61 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपका एक भी डिप्टी सीएम नहीं है। मुकेश सहनी 19 में लड़ रहा है, उसका डिप्टी सीएम है। आप तो अपनी पार्टी को हक नहीं दिला पा रहे। जो बात भविष्य के गर्त में आप उसको कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं? अशोक गहलोत साहब मैं तो प्रेजेंट के गर्त की बात कर रहा हूं। हमारी सरकार आएगी, गर्त की बात कर रहा हूं। हमारी सरकार में इतनी गुंजाइश है, हमारी सरकार में इतनी गुंजाइश है। मैं तो आज की बात कर रहा हूं। डिप्टी सीएम की बात रखेगी तो डिप्टी सीएम भी मिलेगा। चुनाव लड़ रही है वो उसका एक भी डिप्टी सीएम नहीं है। समाज से आने वाले अगर नेता जो अति पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, आप उनके लिए गुंजाइश होगी, हक दिलाएंगे, उनको भी जगह मिलेगी। हमारे यहाँ समावेशी सरकार होगी। आप इनको कह रहे हैं हम इनको हक दिलाएंगे, आप अपनी पार्टी को हक नहीं दिला पा रहे जनाब। हमने तो पूरा हक कहां दिला पाए? आपको सीटों में चुनाव लड़के डिप्टी सीएम नहीं ले पाए। मुकेश सहनी ने आपको धमकाकर डिप्टी सीएम ले लिया। देखिए ना, देश के अंदर जो माहौल है और खास तौर पे बिहार में, वहां जो आइडियोलॉजी की लड़ाई है ना, उसके लिए हमने अगर एक कदम पीछे भी लिया तो इसलिए क्योंकि बिहार की जनता को 20 साल के उस अंधेर काल से बाहर निकालना है। और अब जब बाहर लेकर जाएंगे, आप हर जगह ही एक कदम पीछे ही लेते हैं। बंगाल में कदम पीछे लिए, दिल्ली में कदम पीछे लिए, यूपी में लिए, बिहार में लिए। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड और आगे बढ़ सका जाए। ये युवक ने बहुत सही सवाल पूछा। बिल्कुल, आप याद करिए, इनका समय था लालटेन 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 वाला। बिहार में बिजली नहीं दे पाए और हमसे बात करते हैं आज बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली आती है। ये हमें इनमें फर्क है। 5 बजे के बाद महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पड़ती थी। आईएएस ऑफिसर की बीवी का रेप हो जाता था और ये सब का सब अपराधीकरण लालू परिवार करता था। कि अभी आपने कहा कि भाई डिप्टी सीएम बना दिया, उसको क्या करेंगे? ये बात जान लीजिए कि सनम बेवफा नहीं, तेजस्वी जी बेवफा हो गए। और आप ये एक बात और, मैं किसी समाज का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुकेश सहनी जी का रिकॉर्ड ये है कि इनको अगर कोई चीज़ नहीं अपनी मनमाफिक मिलती तो ये पहले भी बीजेपी में जा चुके थे, आगे भी जा सकते। क्या गारंटी है कि वो बेवफा नहीं होंगे? अब एक सतीश जी ने हमसे बेवफाई की तो बात ही ना मत करिए। मैं सुनिए, नीतीश कुमार को क्या बोलेंगे फिर? नहीं, मैं एक बात अपनी कंप्लीट कर दूं, वो तो उनसे आप पूछिएगा। सतीश जी ने हमसे पूछा था कि भाई दूल्हे दुल्हन की बात। देखो, दूल्हा तो एक ही है, हमारे मियाँ भाई हैदराबाद के असुद्दीन ओवैसी साहब। आपको दुल्हन बना रखा है वैसे इन लोगों ने? दुल्हन ये किनकी है मैं बता रहा हूँ। जब इन्होंने महाराष्ट्र में एक ऐसी पार्टी थी शिवसेना, जो कहती थी हम बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले, जब उनके साथ अलायंस किया था ना, तब ये किसकी दुल्हन थे? जिस स्टेट में जाते हैं सबकी दुल्हन बन जाते हैं। बिहार में जाते हैं आरजेडी की दुल्हन बन जाते हैं, झारखंड में जाते हैं जेएमएम की दुल्हन बन जाते हैं, साउथ में जाते हैं किसी और पार्टी की दुल्हन बन जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं शिवसेना की दुल्हन बन जाते हैं। अरे भैया, दुल्हन तो आप हो, दूल्हा तो सिर्फ हमारा मियाँ भाई है और उसका नाम बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी है। कि मैंने जो कहा वो पर्याप्त है। इनकी हंसी ही बताती है कि दुल्हन सस्पेक्ट है, समझे? वो कह रहे हम दूल्हे हैं।
कौन सा ये कह रहे हैं हम दूल्हे हैं। दूल्हे हैं किसके? इनका हाँ कौन ढो रहा है पालकी? तो 4 निकाय अलाउड है। अरे भाई इनका पालकी कौन ढो रहा है ये तो बताइए। ये कह रहे हैं हमारे 4 निकाय देखिए allowed। ये ऐसे दूल्हा या दुल्हन है जिनका हर चुनाव का एक अलग एजेंडा होता है, इनका कोई और एजेंडा नहीं है। 2005 में जब चुनाव हुआ लालू प्रसाद जी को इतना मैंडेट नहीं मिला था, थोड़ी सीटें कम हो गई थी उनको मुख्यमंत्री बनने से। वो रामविलास पासवान जी के पास गए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने उनसे कहा कि मैं लालू जी आपको समर्थन तब दूंगा जब आप बिहार में एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा। आखिरकार नहीं बनने दिया, राष्ट्रपति शासन लगा, दोबारा से चुनाव हुआ और जीत कर आए जब नीतीश कुमार। उसके बाद से पिछले 20 सालों से लालू परिवार सत्ता से बाहर है क्योंकि मुसलमान मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। वो जो गलती थी उसके लिए क्या बोलेंगे आप? क्या ये फैक्ट नहीं है? क्या ये फैक्ट नहीं है? ये मानसिकता है इनकी। बहुत देर में आपने समय दिया, थोड़ा सा टाइम दे दें जी। आज की डिबेट का एजेंडा बनाया गया कि कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों का अपमान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह को कितना अपमानित करके पार्टी से निकलने पर मजबूर किया था। उमा भारती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री पद से हटाई गई थी। और भारतीय जनता पार्टी आज विनय कटियार और रितंबरा कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों और दलितों का भविष्य सबसे ज्यादा अंधकार में है। जब आदमी झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है। साध्वी रितंबरा को पद्मा भूषण देने वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और ये कह रहे हैं कि साध्वी रितंबरा कहाँ है। दूसरी बात भाई, आज ओबीसी प्रधानमंत्री, आज आदिवासी राष्ट्रपति, अपमानित किसने किया? इन लोगों ने। जब राष्ट्रपति जी की बात आई थी विरोध किसने किया था? इन्होंने किया था। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं अमीश जी, क्या एक भी बार कांग्रेस पार्टी ने सीताराम केसरी जी की जब धोती कांग्रेस ऑफिस में इसीलिए खोली गई थी क्योंकि सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाना था, क्या अभी तक अपोलोजाइज किया, माफी मांगी है? क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जिसने चुनाव हराया था उसको पद्मा अवार्ड देने वाली कांग्रेस पार्टी ने अभी तक माफी मांगी? नहीं। इनके डीएनए के अंदर पिछड़ों दलितों को अपमान बताइए, ये सवाल एक मैं आपको ले, तो आपका सवाल क्या है? खड़े होकर पूछिए। सर, हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है? ग्रोथ की बात हो रही तो ग्रोथ क्यों नहीं होती है? हर चीज में हिंदू मुस्लिम। आज तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ वैसे। ओके, जाति तो तभी भी चल रही है ना। है वहाँ जो पलायन की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, आप उस पर बात करिए। यहाँ तो बात किसी और चीज पर लेकर चले जाएंगे। इस पूरी डिबेट में ये कह रहे हैं मुसलमान को बनाएंगे, ये कह रहे हैं मुसलमान को क्यों नहीं बनाया, ये कह रहे हैं मुसलमान को। अरे हम बिहार की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुस्लिम करने की बात कर रहे हैं। देश के अंदर 14% ग्रोथ रेट इनकम क्यों है? आप देश के अंदर सबसे कम पर कैपिटा इनकम क्यों? इस देश के अंदर मैटरनिटी के जो आंकड़े सबसे खराब आंकड़े बात करिए, करिए पलायन के ऊपर। सर, जैसे कि अभी सब जानते हैं कि जो भी ये जर्नल है एससी और एसटी जितनी ओबीसी है ये सब सही है, चलो ठीक है। और जो भी संविधान बना था, जैसे जब संविधान बनाया था भीमराव अंबेडकर जी ने, उन्होंने समानता दी थी, बोली थी कि समानता होनी चाहिए सब में। पर ऐसा क्यों है कि जर्नल को अलग दिया जाए? जर्नल अगर उतने ही नंबर लेके आ रहा है तब भी उसका नहीं हो पा रहा है, और एससी जब उतना कम लेके आ रहा है तब भी उसका हो जा रहा है। ऐसा क्यों? ये सभी से है मेरा सवाल, सभी से। अरे ये ऐसा सवाल आपने पूछा, सभी की बोलती हो जाएगी बंद। समाज में किसी की हिम्मत नहीं है इनमें से बोलने की। बच्चे का जवाब वो देखो, बच्चे का जवाब ना बीजेपी बोलेगी, ना कांग्रेस बोलेगी, ना जेडीयू बोलेगी। बोलिए व्यवस्था में एक साथ आगे बढ़ सके, उनको सामान्य अवसर मिल सके, जो पिछड़े रह गए सर्वे की बुनियाद पर उनको आरक्षण दिया गया ताकि उनको भी उचित मौका मिले देश की तरक्की में अपना योगदान देने का। देखिए सुनिए, नहीं पीछे हो चुके भाई, आप इतिहास को जाके देखिए। ये मनुवादी सोच बंद कर दीजिए, मनुवादी सोच बंद कर दीजिए। जो फैक्ट है बिल्कुल बोला है, पर जो बरसों से सताए गए पिछड़ा समाज, उनको राजनीति में समाज बरसों से जनरल वाले सताए जाएंगे क्या? आरक्षण दिया गया। अब बरसों से अब जब आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी भी यही करती है। पूछिए, झूठ मत बोलिए। आप मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाले लोग और रज़ाकार वाले आप बोले, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाले रज़ाकार के लोग। देखिए ये इस विषय पर इसमें मैं केजरीवाल जी का डायलॉग लूंगा। इस विषय पर ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी। आप अपने माथे को बिल्कुल क्लियर करें। हजारों साल से जिस समाज को बराबरी नहीं मिली है, एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली का बच्चा स्कूल जाता है, चाहे गरीब का है चाहे अमीर का है। एक गांव में स्कूल नहीं होता है, पढ़ाई के लिए उसको 5 से 10 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ना पड़ता है। तो क्या उसको कंसेशन नहीं मिलना चाहिए?
और इसी को ध्यान में रखते हुए ये रिजर्वेशन पॉलिसी आई है। कृपया इतिहास को पढ़िए, कृपया चीजों को पढ़िए। जब तक गांव शहर नहीं बन जाएंगे तब तक ये रिजर्वेशन गांव क्यों डेवलप नहीं हो रहा? हाँ यस, ये बात ठीक है, होना चाहिए। उसके प्रयास जारी हैं, उसकी भौगोलिक स्थितियों को सही ठीक सवाल किया है। जा रहा है, बीजेपी के आय बढ़ाई जा सांसदों ने रही जितना है, गोद लिया था, डेवलपमेंट जा रही गांव- है। ठीक है, एक सेकंड सतीश जी बोलिए। मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल अपना काम अपने स्वार्थ में करते रहते हैं, इसमें ये रिजर्वेशन आरक्षण को पूरा उठाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, होना चाहिए रिजर्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर और इसका हल कहाँ है? 100 नौकरियां रहेंगी तो आप 50 कर दो उसमें रिजर्व, ठीक है जी। लेकिन दिक्कत तो इसी में है ना कि सिर्फ 100 नौकरियां क्यों है? उसके जगह 10,000 नौकरी करो, उसमें 50% रिजर्वेशन ठीक है। रखो, हल तो यहाँ है। फिलहाल आज के ब्रॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।